हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्यावसायिक संयोजनों के प्रकार, काइंड्स और टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। दो या दो से अधिक संस्थाओं के ऐच्छिक अथवा परस्पर एकीकरण को व्यावसायिक संयोजन कहते हैं। व्यावसायिक संयोजनों को मुख्यतः निम्न 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है: क्षैतिज या समतल संयोजन, शीर्ष या उदग्र संयोजन, पार्श्व संयोजन, वित्तीय या चक्रीय संयोजन, विकर्णीय या कर्ण संयोजन। क्षैतिज या समतल संयोजन हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, जब एक ही प्रकार का काम करने वाली दो या दो से अधिक व्यापारिक अथवा औद्योगिक इकाइयां परस्पर मिल जाती हैं, अर्थात एक ही प्रबंध के अंतर्गत संगठित हो जाती हैं। जब दो या दो से ज़्यादा व्यापारिक संस्थाएं जो होती हैं या बिजनेस होते हैं वो मिल जाते हैं, एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संगठन बना लेते हैं, तो इस मिलन को क्षैतिज, समतल, अनुप्रस्थ अथवा व्यापारिक संयोजन कहते हैं। डॉक्टर W.R. स्प्रेगल के अनुसार समतल संयोजन उन उत्पादक इकाइयों का संयोजन है जो समान क्रियाएं करती है। इस प्रकार संयोजन प्रायः व्यापारिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और उस समय निर्मित किए जाते हैं जबकि बाजार में गलाघाट प्रतिस्पर्धा विद्यमान हो। चीनी उद्योग का शुगर सिंडिकेट, सीमेंट उद्योग का एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जूट उद्योग का जूट मिल्स एसोसिएशन, हिंदुस्तान स्टील इसके अद्वितीय उदाहरण हैं। उद्देश्य परस्पर गलाघाट प्रतिस्पर्धा का अंत, बड़ी मात्रा में उत्पादन के लाभ प्राप्त करना, पूर्ति पर नियंत्रण करके मांग पूर्ति का संतुलन स्थापित करना, उत्पाद की विधियों में समानता लाना तथा उत्पाद संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थायी संगठन का निर्माण करना, उस वस्तु के बाजार को एकाधिकार में लेना, उत्पादन विधियों में एकरूपता लाना, विवेकीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबंध की योजनाओं को लागू करना, व्यापारिक चक्रों के दुष्परिणामों से बचना, बाजार अनुसंधान को प्रोत्साहित करना एवं उसके लाभ उठाना, विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाना, सदस्यों संस्थाओं के उत्पादन, विक्रय एवं वितरण व्ययों में कमी लाना। इससे कुछ लाभ भी हमको होते हैं, जैसे अनुचित एवं अनार्थिक प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाता है। इस प्रकार के संयोजन पारस्परिक गलाघाट प्रतिस्पर्धा को समूल उखाड़कर स्वस्थ एवं लाभप्रद प्रतिस्पर्धा की स्थापना करते हैं। मतलब इनका है जो पारस्परिक गलाघाट प्रतिस्पर्धा है ये उसको समाप्त कर देते हैं और स्वस्थ एवं लाभप्रद प्रतिस्पर्धा की स्थापना करते हैं। इससे व्यावसायिक एवं औद्योगिक उन्नति होती है तथा उपभोक्ताओं को सुंदर और टिकाऊ वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। विशेषज्ञों की सेवाओं के लाभ, संयोजन के कारण सभी सदस्य उद्योगों को तकनीकी सलाहकार एवं विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ होता है जो उन्हें अलग अलग रहते हुए भी नहीं मिल सकता था। विवेकीकरण में सुविधा, समतल संयोजन में उद्योग के अंदर विवेकीकरण की योजना आसानी से कार्यान्वित की जा सकती है। सामूहिक संगठन के लाभ, इसके अंदर औद्योगिक इकाइयां आपस में मिलकर विशाल विक्रय संगठन का निर्माण कर सकती हैं, इससे सभी को लाभ होगा। आर्थिक सुदृढ़ता, इसमें सम्मिलित होने वाली छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ, संयोजन के कारण उत्पादन का आकार बढ़ जाता है जिसके कारण बड़े पैमाने के उत्पादन के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। अनुसंधान के कार्य में सुविधा, एक ही प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का संगठन बन जाने पर वे सम्मिलित रूप से अनुसंधान की व्यवस्था कर सकते हैं, इससे सभी को लाभ पहुंचता है। सरकारी नियंत्रण में सुविधा, बिखरी हुई छोटी छोटी इकाइयों की अपेक्षा संयोजित इकाइयों पर सरकार नियंत्रण आसानी से कर सकती है और अपनी नीति भी सुविधापूर्वक लागू कर सकती है। इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, जैसे सामूहिक शक्ति, एकाधिकार का दुरुपयोग करना,
अपने बाजार पर एकाधिकार हो जाने के कारण उपभोक्ताओं तथा कच्चे माल के उत्पादकों का शोषण करना, छोटे उत्पादकों जो कि इसके सदस्य नहीं होते उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। छोटे उद्योगों के अस्त व्यस्त होने से देश का आर्थिक ढांचा भी बिगड़ने लगता है। इससे पूंजीवादी व्यवस्था को पनपने का शुभ अवसर मिल जाता है। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन हो जाने से औद्योगिक प्रगति रुक सी जाती है। सम्मिलित होने वाली इकाइयां अपनी कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करती हैं। आगे देखते हैं शीर्ष अथवा उदग्र लंबवत संयोजन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन। जब एक दूसरे का पूरक कार्य करने वाली दो या दो से अधिक इकाइयां आपस में मिल जाती हैं, जिससे समस्त अथवा एक से अधिक इकाइयों का एकीकरण हो जाता है, तो उसे शीर्ष उदग्र अथवा लंबवत संयोजन कहते हैं। प्रोफेसर E.A.G. रॉबिन्सन के अनुसार शीर्ष संयोजन से आशय उस उद्योग की क्रमागत क्रियाओं को संपन्न करने वाली इकाइयों के संयोजन से है। इन्हें औद्योगिक संयोजन भी कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर औद्योगिक जगत में पाए जाते हैं। इस प्रकार संयोजन में विभिन्न इकाइयों का कार्य प्रतिस्पर्धात्मक न होकर पूरक होता है, अर्थात एक का निर्मित माल दूसरे का कच्चा माल बन जाता है। उसे संलग्न रेखा चित्र द्वारा समझा जा सकता है। अग्रगामी संयोजन, जब कोई उद्योग अपने पूरक उद्योगों को मिलाता है अथवा विक्रय संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए स्थापित किया जाता है, तो वह अग्रगामी संयोजन कहलाता है। इस प्रकार के संयोजन की स्थापना उत्पादित माल के विक्रय के बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए की जाती है। उदाहरण के लिए DCM द्वारा अपने माल के विक्रय के लिए श्रृंखलाबद्ध दुकानों की स्थापना। प्रतिगामी संयोजन, जब किसी संयोजन की स्थापना कच्चे माल की पूर्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए की जाती है, तो वह प्रतिगामी संयोजन कहलाता है। जैसे कपड़ा बुनाई, सूत कताई तथा कपास ओटाई कंपनियों के साथ संयोजन। उद्देश्य उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं में होने वाले निरर्थक व्यय को कम करना, यातायात, विज्ञापन, क्रय विक्रय आदि में मितव्ययता लाना, मध्यस्थों को दिए जाने वाले लाभ को समाप्त करना, माल की किस्म पर नियंत्रण करना, संयोजनों में सम्मिलित होने वाली विभिन्न उद्योगों की क्रियाओं के सुव्यवस्थित एकीकरण में प्रत्येक संबंधित उद्योग के लाभ को बढ़ाना, तैयार माल की खपत की अनिश्चितता को समाप्त करना, उद्योग की विभिन्न क्रियाओं के मध्य समन्वय लाना, कच्चे माल की पूर्ति को नियंत्रित करना, ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं। इससे कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे बिक्री की निश्चयात्मकता, कच्चे माल की निश्चयात्मकता, मितव्ययता, उत्पादन विधि का सूत्रीकरण, व्यापारिक चक्रों के कुप्रभाव से सुरक्षा, मध्यस्थों का लाभ समाप्त करना, उत्पादन में विशिष्टीकरण। इससे होने वाली कुछ हानियां भी हैं, जैसे बड़ी मात्रा में उत्पादन के लाभों का अभाव हो जाता है, किसी एक इकाई में शिथिलता आने पर क्षति हो जाती है, अनुसंधान का अभाव होता है, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अंत न होना, रुचि परिवर्तन पर कुप्रभाव पड़ना, सीमित क्षेत्र में उपयोग। इस प्रकार के संयोजन का उपयोग अत्यंत सीमित क्षेत्र में होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों का संयोजन संभव नहीं। इससे व्यक्तिगत इकाइयों को तो थोड़ा सा लाभ हो भी सकता है, किंतु समस्त उद्योग को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचता। पार्श्व संयोजन, लेटरल और एलाइड कॉम्बिनेशन, जब ऐसी अलग अलग वस्तुओं जिनका कि आपस में किसी न किसी रूप में संबंध हो का उत्पादन अथवा निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयां आपस में सहयोग स्थापित करती हैं, तो वह पार्श्व संयोजन कहलाता है। इसी प्रकार के संयोजन का प्रमुख उद्देश्य किसी बड़ी इकाई को कच्चा माल तथा आधारभूत वस्तुओं को उपलब्ध कराना अथवा उससे करना होता है। यह बड़ी इकाई ऐसे संयोजन का केंद्र बिंदु होती है। उदाहरण, एक प्रिंटिंग प्रेस को ही ले लीजिए। यह कागज
टाइप करती है, स्याही, कार्डबोर्ड आदि आधारभूत वस्तुओं के उद्योगों के सहयोग से एक संयोजन का निर्माण करती है। कोई प्रिंटिंग प्रेस कागज़ खुद नहीं बनाती, उसमें स्याही, कार्डबोर्ड, टाइपिंग खुद नहीं करती है। वह इन सारी संयोजन का निर्माण करने के लिए इन सारे उद्योगों का सहयोग लेती है। इस प्रकार का संयोजन केंद्रीय पार्श्व संयोजन कहलाएगा। इसके विपरीत यदि चमड़ा उद्योग, विभिन्न उद्योग जैसे जूता उद्योग, चप्पल उद्योग, चमड़े के थैलों का उद्योग, सूटकेसों का उद्योग, सीमेंट उद्योग कुछ चमड़ा सप्लाई करने के लिए संयोजन का निर्माण करता है, तो वह विकेंद्रित पार्श्व संयोजन कहलाएगा। इसके 2 टाइप्स होते हैं, केंद्रित पार्श्व संयोजन और विकेंद्रित पार्श्व संयोजन। केंद्रित पार्श्व संयोजन, केंद्रित पार्श्व संयोजन से आशय उस संयोजन से है जो मुख्य औद्योगिक इकाई के साथ उन सहयोगी इकाइयों के मिलाने से बनता है, जिसके द्वारा मुख्य औद्योगिक इकाई को विभिन्न प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध होता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, एक प्रिंटिंग प्रेस है तो उसके लिए क्या कागज़ भी लेना है, स्याही भी लेनी है, टाइप भी लेना है, कार्डबोर्ड भी लेना है, तो वो क्या करेगी, इन सारे उद्योगों से सहयोग लेगी और इनके साथ संयोजन का निर्माण करेगी। वहीं विकेंद्रित पार्श्व संयोजन, विकेंद्रित पार्श्व संयोजन से आशय ऐसे संयोजन से है जिसमें मुख्य औद्योगिक इकाई ऐसी इकाइयों के साथ संयोजन करती है जो उसके द्वारा निर्मित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करके निर्मित माल तैयार करती है। इससे कुछ लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे मुख्य उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए निश्चितता बनी रहती है, जोखिम का भार विभिन्न उद्योगों द्वारा वहन किया जाता है, विज्ञापन व्यय में पर्याप्त मितव्ययता रहती है, वस्तुओं के क्रय विक्रय पर होने वाले फिजूल खर्च समाप्त हो जाते हैं, उत्पादन की कुशलता में वृद्धि होती है। यह अन्य इकाइयों को कम व्यय में निर्देशन एवं नियंत्रण की सुविधाएं प्रदान करती है। इससे कुछ दोष भी होते हैं। अन्य इकाइयों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। यदि किसी एक इकाई में किसी प्रकार की कमी हो जाए तो अन्य इकाइयां भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।